जय हिंद सभी को। आज मेरे साथ डीएसए सीईओ मिस्टर पवन अग्रवाल जी हैं। सर, एज अ यू आर डीएसए डिफेंस एंड सिक्योरिटी अलर्ट सीईओ, आप ओपन नेटवर्क पे काम करते हैं। आपका क्या एनालिसिस है कि एक हफ्ते में भारत ने क्या एक्शन लिए? किसके इसका षड्यंत्र? पाकिस्तान है, चाइना है, बांग्लादेश है, या कौन इसके पीछे जिम्मेदार है? देखिए, अभी पूरी तरीके से ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि चीन का इसमें हाथ है या बांग्लादेश का है। लेकिन हाँ, ये लगता है कि पाकिस्तान का तो निश्चित रूप से इसमें हाथ है, क्योंकि जो आतंकवादियों ने जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया है और जिस प्रकार की भाषा उन्होंने का उपयोग किया और जिस प्रकार से धर्म पूछ करके और पॉइंट ब्लैंक उन्होंने फायरिंग की, और उससे तो साफ लगता है कि इस प्रकार की बर्बरता जो है वो केवल पाकिस्तान से आए आतंकवादी ही कर सकते हैं। चीन के लोग नहीं थे, बांग्लादेश के लोग नहीं थे, लोकल मिलिटेंट्स नहीं थे। ये सभी लोग सीमा पार करके भारत में दाखिल हुए कहीं ना कहीं से, और उस प्रकार से इन्होंने ये अंजाम दिया है। जी, जैसे सर आपकी मैगजीन है, मैगजीन में बड़े बड़े अधिकारी फौज के भागीदारी लेते हैं, अपना आर्टिकल, अपनी एनालिसिस रिपोर्ट लिखते हैं, तो मुझे लगता है कि आपके पास ज़्यादा नॉलेज होगी एक नॉर्मल नागरिक के अलावा। तो तहव्वुर राणा जो अभी एनआईए की अरेस्ट कर रखा है, उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो 26/11 अटैक का मास्टरमाइंड था, जी उसका एलईटी से कनेक्शन है, बहुत बड़ा उसका लीडर है। एलईटी एक पाकिस्तान बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। जी हाँ। तो आपको लगता है इसके पीछे तहव्वुर राणा का कोई खेल रहा होगा? देखिए, कुछ अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन इफ यू कनेक्ट द डॉट्स तो आप देखिए कि एक इवेंट हुआ कि तहव्वुर राणा को एनआईए अमेरिका से वापस लेकर के आई, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कि ये पहलगाम वाली घटना हुई, और ये पहलगाम की जो घटना हुई, इसका समय, जिस समय ये घटना को अंजाम दिया गया, देखिए अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट हमारे यहाँ थे भारत में उस समय, लगभग शायद उसी दिन आए थे, और उसी दिन हमारे प्रधानमंत्री सऊदी अरब की यात्रा पर गए जी और ये घटना को अंजाम दिया गया जी। और यहाँ यह भी बताना बहुत आवश्यक है कि अब से लगभग 1.5 से 2 महीने में ठीक पहलगांव से आगे ही जी अमरनाथ यात्रा जी जी हर साल आयोजित की जाती है, जिसमें भारत के हर प्रदेश से जी जी तीर्थ यात्री पहलगांव होते हुए अमरनाथ यात्रा के लिए जाते हैं। जी। तो इसके कई मायने मैं देख रहा हूँ कि तहव्वुर राणा को गिरफ्तार किया तो एक प्रकार से ये चैलेंज हम उनके लिए था, और उन्होंने हमें चैलेंज किया ये आतंकवादी घटना देके करके जी। और उसके बाद पूरे विश्व को ये संदेश दिया कि हम लोग इतना करने में सक्षम हैं, और धर्म के नाम पर इन्होंने किया। तो जो भारत में एक आपसी सौहार्द जी बना हुआ है उसको डिस्टर्ब किया। यहाँ ये और बताना ज़रूरी है कि लगभग पिछले मंगलवार से एक हफ्ता पहले वक्फ के नाम पर जी पूरे देश में आंदोलन आयोजित किए गए। जी आज जब हम एक हफ्ते बाद बात कर रहे हैं, जी, वही जो आंदोलनकारी थे जो वक्फ बिल का विरोध कर रहे थे पूरे देश में सड़कों पर, हमने दिल्ली में भी देखा, जी लगभग हर प्रदेश में आंदोलन किए लोगों ने। वो आंदोलन आज कहाँ है? जी जो वक्फ अमेंडमेंट बिल का विरोध कर रहे थे, आज उन्होंने अपने हाथ में तख्ती ले ली, वी आर अगेंस्ट टेररिज्म। ये हृदय परिवर्तन मैं इस एंगल को भी देख रहा हूँ। सही देख रहे हैं साहब। और जहाँ मैं एक मूक दर्शक को देख रहा हूँ जो पर्दे के पीछे रह करके कुछ डायरेक्टिव्स दे रहा है, उसमें मैं नाम लूंगा सीधे सीधे चीन का। जी, तो जैसे सर आपने बताया हमें दर्शकों को कि ये जो पॉडकास्ट अभी हमारे मध्य चल रहा है, इसमें सारे यूपीएससी स्टूडेंट्स भी इनको देखेंगे, बड़े बड़े अधिकारी भी इसमें देखेंगे, डिप्लोमेट्स भी देखेंगे। तो सर मैं पूछना चाहूंगा कि चीन का
क्या रोल है, उसको क्या बेनिफिट मिलेगा? जैसे अभी बात चल रही थी हाल फिलहाल में कि पाकिस्तान और भारत का बीच में युद्ध होने वाला है। क्या युद्ध होगा या नहीं होगा? अगर हुआ तो उसके पीछे चाइना का क्या स्टैंड रहेगा सर? शेखर, आपके पहले प्रश्न का मैं जवाब देता हूं कि चीन का क्या रोल है। देखिए, भारत की जीडीपी पिछले 4-5 वर्षों में काफी ऊपर जा रही है जी। वर्ल्ड सेंसस में भी अगर हम देखेंगे तो भारत की जीडीपी काफी ग्रो कर रही है, और इसका सीधा सीधा खतरा चीन देख रहा है। चीन से पिछले वर्षों में जो आयात माल आता था उसमें काफी गिरावट आई है। भारत का निर्यात बढ़ा है जी। भारत में इन्वेस्टमेंट बढ़ी है। तो चीन एक ऐसा शातिर दिमाग देश है जो खुल के कोई चीज नहीं करता, लेकिन परोक्ष रूप से वो इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा करता है। अब जैसे मैं आपको बताता हूं कि बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ जी। लोग कहते हैं कि उसमें अमेरिका का हाथ है, जबकि मेरा ये मानना है कि उसमें भी चाइना का हाथ है। जी। क्योंकि चाइना ने भी वहाँ काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है, पाकिस्तान में भी इन्वेस्टमेंट की है। तो दोनों हाथों में चाइना, एक हाथ ने पाकिस्तान को लिए है, एक हाथ ने बांग्लादेश को, बीच में कौन है? भारत। तो वो डायरेक्टली कहीं कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया के साथ नहीं आ रहा है जी। गलवान घाटी के बाद अभी तक कोई भी इस प्रकार की घटना दुर्घटना उसने क्रिएट नहीं की है जी। या ऐसा अवसर पैदा नहीं किया है जहां वो 1 to 1 भारत के साथ किसी कॉन्फ्लिक्ट में आए। जी। पर उसने इधर बांग्लादेश को तैयार कर दिया, इधर पाकिस्तान को भी तैयार कर दिया। पाकिस्तान का जो अपना असला है वो तो बहुत थोड़ा सा है जी। लेकिन पाकिस्तान पूरी तरीके से निर्भर है तो वो चाइना पर है। जी। तो ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। जी। दूसरा प्रश्न आपने किया कि भारत और पाकिस्तान में अगर युद्ध हो जाए। देखिए, भारत पाकिस्तान में यदि युद्ध होता है जी। जो कि परिस्थितियां बन गई हैं एक हफ्ते के अंदर जी। भारत ने जिस प्रकार से डिप्लोमेटिक मेजर्स लिए हैं जी। और इंडस रिवर का लेकर के जो जो ट्रीटी है उसको सस्पेंड किया है, ये सब अपनी जगह पर ठीक है। बट यहाँ मैं सबसे बड़ा जो खतरा देख रहा हूँ, जो मुझे लगता है कि शायद अभी किसी ने पता नहीं ध्यान दिया है कि नहीं, यहाँ एक बहुत बड़ा खतरा मुझे दिखाई दे रहा है कि चाइना परोक्ष रूप से भारत पर पाकिस्तान के थ्रू बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत साइबर अटैक कर सकता है। जी। और उस साइबर अटैक्स का जो मैग्नीट्यूड होगा ना वो बहुत हैवी हो सकता है। एक तरफ सरकार या एक तरफ फौज हमारी तैयारी कर रही है, थल सेना, वायुसेना, जल सेना। दूसरी तरफ सरकार डिप्लोमेटिक लेवल पर भी काम कर रही है। जी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप देखें तो पाकिस्तान के साथ केवल एक चीन है और तुर्की है। जी। इसके अलावा जितने बड़े देश हैं कोई पाकिस्तान के साथ नहीं है। अमेरिका देखिए डायरेक्टली पाकिस्तान को फेवर नहीं कर रहा है। अमेरिका एक तटस्थ रूप लेकर के चल रहा है। जैसे भारत ने यूक्रेन और रशिया के युद्ध के समय एक तटस्थ स्थान लिया, उसी प्रकार से अमेरिका भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बीच में एक तटस्थ स्थान लेने का प्रयास कर रहा है। जैसे सर आपने हमारे सारे दर्शकों को, स्टूडेंट्स को, डिप्लोमेट्स को, पॉलिटिशियंस को बताया कि साइबर थ्रेट जो कि पाकिस्तान की तरफ से नहीं चाइना की तरफ से आ रहा है। अभी एनआईए ने भी अपनी रिपोर्ट में बताया कि वहां पर एक हवाई का डिवाइस, जो सैटेलाइट डिवाइस था, वो पाया गया। ठोस सबूत है उनके पास कि, और हवाई का जो प्रोडक्शन है वो सिर्फ पाकिस्तान में एक्सेस है और चाइना में एक्सेस है। और गलवान वाली में जब अटैक हुआ 2020 में, हवाई फोन डिवाइसेस जम्मू कश्मीर में बैन कर दिए गए। हालांकि पूरे भारत में बैन कर दिए गए, बट जम्मू कश्मीर में ज्यादातर हवाई फोन पाए जा रहे थे। तो हमारे भारत में साइबर अटैक को रोकने के लिए कोई मेजर्स लिए गए हैं इंडियन आर्मी में, इंडियन एयरफोर्स में या इंडियन नेवी में? देखिए, तीनों फोर्सेस में और जितने हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, निश्चित रूप से पिछले 5-6 वर्षों में साइबर अटैक्स को रोकने के लिए और उसको डील करने के लिए काफ़ी मेजर्स लिए गए हैं।
जी। ऐसा नहीं है कि हम लोग हाथ पे हाथ धरे हुए हैं या हम लोगों के यहाँ साइबर एक्सपर्ट्स नहीं हैं, और ये खतरा हम लोग जानते हैं। फर्क केवल इतना है कि चाइना ने बहुत प्री प्लान करके एक बहुत बड़ी एक कमांड बनाई है, जिसमें हजारों लाखों फौजी उनके केवल साइबर अटैक्स के ऊपर ही वो लोग फोकस कर रहे हैं, और वो उनकी एक एक्सपर्टीज है उसमें। तो इस प्रकार की एक्सपर्टीज जो है वो हमारे देश में भी है। अब इसकी तुलना करने का कोई अभी ऐसा अध्ययन सामने नहीं आया है कि जैसे सैन्य शक्ति का तुलना हम लोग कर सकते हैं किसी भी देश के दूसरे देश से। और ये जिसे कहा जाता है कि एक बैक ऑफ द कर्टन वाली स्थिति है जी। लेकिन हम लोग उसको भी डील करेंगे, ऐसा नहीं है। अगर साइबर अटैक्स चाइना प्लान करता है थ्रू पाकिस्तान, या पाकिस्तान उनसे मदद मांगता है कि इसके थ्रू इनका ध्यान डाइवर्ट किया जाए, तो निश्चित रूप से उसको भी डील किया जाएगा। आपने बताया पीछे की ओर से, डायरेक्ट चाइना की ओर से नहीं, तो क्या प्रॉक्सी वार जो है ये सिद्धांत सिद्ध होता है? नहीं, प्रॉक्सी वार तो भारत पिछले कई दशकों से झेल रहा है जी। चाहे वो चाइना द्वारा प्रायोजित हो या वो पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित हो। प्रॉक्सी वार तो हम लोग झेल ही रहे हैं। कश्मीर में क्या है, पिछले 30 वर्ष का अगर आप देखें सारा जो भी घटनाक्रम है वो प्रॉक्सी वॉर ही है जी। हम लोग उसको डायरेक्टली वॉर नहीं बोल सकते हैं, लेकिन दैट्स अ प्रॉक्सी वार 100%। जैसे कि 1965 में वॉर हुआ चाइना और भारत के साथ, जिसमें चाइना थोड़े से लाभ ले गया हमसे, अक्साई चीन का। जी। अगर मैं बैक टू द क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा, अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में वॉर छिड़ जाती है तो क्या चाइना और एडवांटेज ले पाएगा? नहीं, चाइना डायरेक्टली तो कोई एडवांटेज नहीं ले पाएगा। चाइना कभी भी भारत के साथ फेस टू फेस नहीं आएगा जी। क्योंकि उसको ये मालूम है कि फेस टू फेस आने में उसका नुकसान ज्यादा है। अभी जो प्रॉक्सी वार उसने क्रिएट किया हुआ है उसमें उसका लाभ है जी। क्योंकि वर्ल्ड कम्युनिटी कहीं भी चाइना को दोषी नहीं मानेगी। लेकिन अगर वो फेस टू फेस आता है तो देन सिचुएशन वुड बी एब्सोल्युटली डिफरेंट। देन द एंटायर वर्ल्ड कम्युनिटी कैन गेट इन्वॉल्व्ड सम और द अदर वे इनटू दिस वॉर। जी। जैसे सर मैंने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा है, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वॉर चालू हो गया था। तो क्या भारत के साथ मैंने इस हफ्ते काफी सारे डिप्लोमेट्स, फॉरेन एम्बेसडर्स, हाई कमीशंस को मिलते हुए देखा साउथ ब्लॉक में। तो कुछ लोग हमारे साथ हैं, कुछ लोग पाकिस्तान के साथ हैं, जैसे चाइना आपने बताया, टर्की आपने बताया। ऐसी हमारे साथ अभी मैंने एक हाल फिलहाल में न्यूज़ भी सुनी कि राफेल भारत को दिए गए हैं, कुछ 26 राफेल, जो कि कल ही डील फाइनल हुई है इंडियन नेवी के लिए। तो सर क्या ये भारत और पाकिस्तान के बीच में भी कोल्ड वॉर चालू हो गया है? अब देखिए, कोल्ड वॉर इसको मैं नहीं कहूँगा। इससे दिस इज समथिंग लाइक एडवांसमेंट ऑफ द वॉर, क्योंकि दोनों तरफ की सेनाएं तैयारी में लग चुकी हैं जी। डिप्लॉयमेंट हो चुका है। अब बयानबाजी का दौर चल रहा है, एक्शन का दौर। मुझे लगता है कि शायद मई के पहले हफ्ते में कुछ ना कुछ भारत जरूर करेगा, और करना भी चाहिए। तो जैसे सर आपने बताया कि कुछ ना कुछ होगा। 2019 में कुछ हुआ, 2016 में कुछ हुआ, तो ये कब तक सर भारत सहेगा? कोई ऐसा फाइनल स्टेज कब तक बनेगी जब आतंकवाद का पूरी तरह से नामो निशान मिट जाएगा? नहीं, देखिए, अब ये जो घटना अभी पहलगाम में आतंकवादियों ने की है, और इसमें निश्चित रूप से पाकिस्तानी सेना, आईएसआई, लश्कर-ए-तैयबा और बहुत सारे आतंकवादी जो संगठन हैं पाकिस्तान में जो बैठे हैं वहाँ, जो काम कर रहे हैं, इस घटना के बाद निश्चित रूप से भारत को एक बहुत तगड़ा प्रहार पाकिस्तान पर करना पड़ेगा। और जब मैं बात करता हूँ पाकिस्तान पर प्रहार करने का,
तो केवल जो आतंकवादियों के अड्डे हैं या ठिकाने हैं, उनको ध्वस्त करने की आवश्यकता नहीं है। जी। अब आवश्यकता है रावलपिंडी में जो हेडक्वार्टर्स है पाकिस्तानी आर्मी का, उसको हमारे को निशाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि सारी चीज़ें वहीं से ऑपरेट हो रही हैं, जी। ना इस्लामाबाद से ना लाहौर से। तो वो उस दृष्टिकोण से भारत जो है वो बहुत सख्त कदम लेने वाला है। अगर भारत सख्त कदम लेता है सर, तो पाकिस्तान भी सख्त कदम लेगा। जैसे उनके आर्मी चीफ ने एक बयान दिया था, उसके बाद अभी आज खबर आई है कि वो एडमिट हो गए हैं किसी कारणवश। वहाँ की फौज एक्टिव है, वहाँ के पीएम और वहाँ के जो काफ़ी लोग हैं जो पाकिस्तान के बहुत और टेररिज्म के बहुत करीब हैं, वो लोग कह रहे हैं कि अगर आप डैम रोक दोगे तो खून बहेगा, अगर आप अटैक करेंगे तो वो भी अटैक करेंगे। वो कह रहे हैं कि दिल्ली से लेके कश्मीर तक हम खून की होली खेलेंगे। देखिए ऐसा है, आपको शायद मालूम हो या नहीं, 2 दिन पहले जी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को मिलिट्री हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। उनकी हालत खराब है। जी। मुनीर जो जनरल हैं पाकिस्तानी फोर्स के जो चीफ है, जी। उन्होंने अपने परिवार को विदेश भेज दिया है, और बहुत सारे डिप्लोमेट्स और बहुत सारे जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, उन्होंने अपने परिवारों को पाकिस्तान से बाहर भेज दिया। क्यों भेज दिया बाहर आपने? तो ये डर का माहौल पाकिस्तान के लोगों के लिए है, भारत के लोगों के लिए नहीं है। भारत के अंदर तो ऐसा जोश है कि लोग होश खो बैठेंगे। जी। एक बार शुरुआत होने दीजिए। अभी तो मैं कहता हूं कि भारत का बच्चा बच्चा जो है वो सैनिक का रूप दिखाएगा। जी। आप केवल फौज की और उसकी बात नहीं मैं कह रहा हूँ, अभी हमारे अग्निवीर तैयार हैं लाखों की संख्या में। जैसे इसके सर अलावा हमारे नवयुवक नवयुवती जी। वो सब तैयार हैं। और मैंने तो अभी एक रिसेंटली एक बात बोली है जी। कि हम लोग 0.5 वॉर की तरफ जा रहे हैं। जी। अब 0.5 वॉर क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है। जी। हमारे पहले सीडीएस जो रावत साहब थे, जनरल विपिन रावत जी, उन्होंने एक फैक्टर दिया था 2.5 वॉर। ओके। मैंने उसमें एक जोड़ दिया है, मैंने उसको कहा है कि अब ये 3.5 वॉर है। ओके। एक कौन है सर वो? एक हो गया एड बांग्लादेश। ओके। तो पहले चाइना था, पाकिस्तान था, और 0.5 जो है वो हमारे देश में इंटरनल सिक्योरिटी जो है जी। वो भी एक वॉर है, चैलेंज है, थ्रेट है। वो हमने अभी पश्चिमी बंगाल में देखा ही है कुछ समय पूर्व कि वक्फ के नाम पर किस प्रकार से आतंकवाद वहाँ फैलाया गया, लोगों को मारा गया, उनकी प्रॉपर्टीज़ को जलाया गया, लोगों को माइग्रेट करना पड़ा, अपनी जान बचा के भागना पड़ा। तो 0.5 वॉर की शुरुआत हो चुकी है। जी। तो अभी आवश्यकता है कि देश के हर नागरिक को एक सैनिक का जज्बा, एक भावना वो अपने मन और मस्तिष्क में रखनी पड़ेगी कि कभी भी आवश्यकता पड़ेगी तो वो तैयार हैं। जी। और किस तरीके से हम तैयार हैं? देखिए, वॉर जब छिड़ेगा तो हमारी वायुसेना, हमारी थल सेना, हमारी नौसेना, जी। ये अपने अपने जगह पर मोर्चा लेंगे। जी। ऐसे समय में पूरे देश में ऐसे बहुत सारे हजारों लाखों राष्ट्र विरोधी लोग हैं जो इस बात का मौके का तलाश कर रहे हैं जी। कि कोई वॉर हो और हम लोग इंटरनली भारत को तोड़ें, जी। भारत में अराजकता फैलाएं या एक सिविल वॉर की स्थिति पैदा करें। और ऐसी स्थिति में उनका निशाना जो है वो भारत में जो रिसेंट समय में जी। जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है उसको डैमेज करने का होगा। जी। रेल की पटरियों को तोड़ सकते हैं, हमारे टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स है उनको डैमेज कर सकते हैं, हमारे जो ऑयल और गैस की पाइपलाइंस हैं उनको डैमेज कर सकते हैं, हमारी जो हाईवेज हैं, रोड्स हैं उनको डैमेज कर सकते हैं। सिर्फ किस लिए? ताकि सेना की मूवमेंट इजी ना रहे, हमारा टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम ठप हो जाए, जी। हमारे यहाँ बिजली की समस्या हो जाए, जी। हमारे यहाँ ऑयल और गैस के अंदर समस्या आ जाए। तो ये इसके अलावा छोटे छोटे कस्बों में, गांव में, जिलों में, शहरों में जी। बहुत सारे ऐसे राष्ट्र विरोधी लोग हैं
जो किसी ना किसी कारण से कोई अराजकता फैला सकते हैं। तो पुलिस को, सिक्योरिटी एजेंसीज को, इंटेलिजेंस एजेंसीज को बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा और उसके साथ प्रत्येक नागरिक को एक सैनिक के रूप में एक्टिव रहना पड़ेगा। मान लीजिए कोई बिजनेस करता है, ठीक है, अपना बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट को चलाए, बट वो किसके साथ बिजनेस कर रहे हैं, उनके यहाँ कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या ला रहा है, क्या दे रहा है, उसके आसपास का माहौल, हमारे पड़ोस में कौन रह रहा है, उसके बारे में जानकारी, किसकी किस तरीके की मूवमेंट चल रही है, उस पर निगाह रखना, वो भी एक सैनिक का एक धर्म है जी। तो सैनिक तो हमारे बॉर्डर्स पर होंगे या समुद्र में होंगे या वायु सेना जो है वो हवा में, आकाश में होगी जी। तो हम लोग जो नागरिक हैं, तो हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी है। सही बात है सर। और उस जिम्मेदारी को हम जिस रूप में निर्वाह कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। सर, आपने .5 वॉर के बारे में बहुत अच्छे से समझाया कि हमें क्या एक्शन लेने चाहिए और हमारी फौज तो तैयार है ही। इसी प्रकार जैसे आपने पिछले सवाल का जवाब दिया कि आपने डॉट्स कनेक्ट करे, तो मुझे भी ऐसा एक पैटर्न पता चला। जैसे अभी मणिपुर में स्टारलिंक डिवाइस, जो कि भारत में अभी पहुंचा ही नहीं है, नेटवर्क डिवाइस पाया गया दंगों में। रॉकेट लॉन्चर उनके पास है, ड्रोन टेक्नोलॉजी उनके पास है, जो कि एसटी कम्युनिटी से हैं और उनको कोई शिक्षा का ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन दे नो कि हाउ टू यूज ड्रोन टेक्नोलॉजी और स्टारलिंक डिवाइस, जो कि एलन मस्क के द्वारा बनाया गया है, कंपनी द्वारा। और सेम डिवाइस और हवाई का उस टेरर अटैक में पाया गया जम्मू कश्मीर में। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से चाइना का ही इसमें रोल है, क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी इनडायरेक्ट वॉर करना, कोई जैसे कोविड में हुआ एक मास डिस्ट्रक्शन पूरे वर्ल्ड में जी। ये इसको मेजर्स और उसको रोका जा सकता है, आपने जैसे बताया .5 वॉर जिसे हम लोग कर सकते हैं। लेकिन सर, जब न्यूक्लियर वॉर की बात आए, जहां पर लोग और देश एक साथ खड़े हों और सामने वाले के पास भी न्यूक्लियर अटैक बॉम्ब्स हैं जो वो भी अटैक कर सकता है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या भारत अटैक करेगा? ये मैं आपको बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि न्यूक्लियर वॉर कभी भी नहीं होगी, हो ही नहीं सकती जी। न्यूक्लियर वेपन्स बनाना और उसको संभाल कर रखना एक अलग चीज़ है। अभी जितनी महाशक्तियां हैं सब ये अच्छे तरीके से जानती हैं कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स का यदि प्रयोग किया जाता है, जो देश उसका प्रयोग करेगा और जिस देश के खिलाफ प्रयोग करेगा, जैसे अभी आपने कहा, अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब का उपयोग करता है, क्योंकि सर पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें बोला है कि उस न्यूक्लियर बॉम्ब्स को स्ट्रेटेजिकली यूज कर सकते हैं, और भारत की पॉलिसी है कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। लेकिन यदि पाकिस्तान ने अगर यूज किया तो उसका खामियाजा या उसका नुकसान भारत जितना सहेगा उससे ज्यादा पाकिस्तान को भी सहना पड़ेगा। कैसे सर? लेकिन न्यूक्लियर वेपन कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपने यहाँ से दागा वहां पहुंच गया और बस जहां वो पहुंचा वहां जाकर के उसने डिस्ट्रक्शन किया और खत्म। उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो बहुत मैसिव है। यदि पाकिस्तान अगर करता है तो उसका प्रभाव न केवल भारत पर पड़ेगा, भूटान पर पड़ेगा, नेपाल पर पड़ेगा, बांग्लादेश पर पड़ेगा, ईरान पर पड़ेगा, अफगानिस्तान पर पड़ेगा, और यदि भारत करता है तो इसी प्रकार से उस पर पड़ेगा। तो जो भारत की पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज, भारत उस पर बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करता है उसको। और पाकिस्तान ये अच्छे से जानता है कि भले ही उन्होंने न्यूक्लियर बम बना लिया है जी, लेकिन उसका उपयोग करना आसान नहीं है जी। उसके 2-3 कारण मैंने आपको बताए, और एक कारण और बड़ा आपको बताता हूँ कि वो क्यों नहीं करेंगे। न्यूक्लियर वेपन यूज करने के लिए एक पॉलिटिकल विल पावर चाहिए जी, बहुत स्ट्रॉन्ग जी, और एक आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, उनका पूरा सपोर्ट चाहिए जी, जो पाकिस्तान के पास नहीं है। अभी पाकिस्तान में पॉलिटिकल विल के नाम पर जीरो हैं जी। जहां तक हम बात करते हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तो आर्मी की जो हालत है, अभी रिसेंटली आज ही ये खबर है कि कई हजार सर्विंग ऑफिसर्स ने अपने इस्तीफे भेज दिए हैं जी। जो यंग रिक्रूट्स हैं उन्होंने भी इस्तीफे भेज दिए हैं, ऑफिसर्स के लेवल पे भी भेज दिए हैं,
और पाकिस्तान आर्मी ने एक कॉल निकाला है पाकिस्तान में कि जितने रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं उनको दोबारा इंडक्ट कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि गधे एक्सपोर्ट करने वाले लोग वो लोग न्यूक्लियर बॉम्ब चलाएंगे? कभी भी नहीं पॉसिबल है जी। इसलिए इसको मैं कंप्लीटली रूल आउट करता हूं कि देयर कुड बी ए न्यूक्लियर वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान जी। और इवन इन एनी अदर कंट्री। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि लगभग कई वर्ष हो गए रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है सर। क्या रशिया न्यूक्लियर बॉम्ब से 1 सेकंड में यूक्रेन को खत्म नहीं कर सकता? कर सकते हैं। रशिया ने तो नहीं किया। अभी हमारे यहाँ तो युद्ध शुरू भी नहीं हुआ है, वहां तो 1.5-2 वर्ष हो गए जी। आज तक पुतिन ने न्यूक्लियर का नाम ही नहीं लिया है। हाँ, उसके कुछ सैन्य अधिकारियों ने जरूर नाम लिया है कि हम इसका भी उपयोग कर सकते हैं, बट यूक्रेन के ऊपर उन्होंने न्यूक्लियर अटैक नहीं किया है जी। तो जहाँ इतना लंबा युद्ध चला है वहां पे उसका उपयोग नहीं हुआ, तो भारत पाक तो अभी युद्ध के मुहाने पर जरूर है बट अभी युद्ध हुआ नहीं है। जी। जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं मिस्टर वैंग यी, उन्होंने पाकिस्तान के साथ एक समझौता किया बीच में कि वो एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं अगेंस्ट टेररिज्म, जो भी पहलगाम में इंसिडेंट हुआ। और इस भारत और पाकिस्तान के युद्ध में, इनडायरेक्ट युद्ध में चाइना उतर चुका है सर, और चाइना पूर्ण रूप से पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन करने की बात कर रहा है। तो इस बयान पर जो आया है अभी मिस्टर वैंग के थ्रू, तो भारत क्या इस पे स्टैंड लेता है? नहीं, देखिए, भारत के लिए इस पर कोई स्टैंड लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि भारत ने तो कहा नहीं है चाइना से कि आप आइए और मीडिएशन करिए या आप इन्वेस्टिगेशन करिए। सर, मेरे से आपसे एक आखिरी क्वेश्चन पूछना है कि जैसे सीपैक पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, म्यांमार में भारत पूरे रूप से घिर चुका है। भारत को छोड़ के उसके जो जितने भी नेबर कंट्रीज हैं वहां पर चाइना का पूरा डोमिनेंस आ चुका है। इवन श्रीलंका में भी सर, जो डेप्थ ट्रैप पॉलिसी है चाइना की, वो भी हम्बन टोटा बोर्ड के थ्रू पूरा कैप्चर हो चुका है। भारत, मुझे लगता है, पूरा चाइना के ट्रैप के अंदर फंस चुका है। और जैसा आपने बताया कि न्यूक्लियर वॉर नहीं हो सकता, चाइना अपना बहुत की रोल प्ले कर रहा है इन दिस इंसिडेंट, इन द टेरर अटैक जी। तो सर, क्या भारत इस सिचुएशन में कैसे एक्शन लेगा? शिखर, जैसा आपने कहा कि भारत ट्रैप में आ चुका है, तो ऐसा नहीं है। भारत के आसपास के जो नेबर्स हैं वो लोग ट्रैप में आए हैं। भारत ने कभी भी चाइना से कोई मदद नहीं मांगी है, ना कभी ली है, और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है चाइना ने भी शायद भारत को कभी पेशकश नहीं की है। लेकिन जैसा मैंने आपको शुरू में कहा कि चाइना एक प्रॉक्सी वार लड़ रहा है भारत के साथ। वो इकोनॉमिक लेवल पर जितना कर सकता है वो कोशिश कर रहा है। अभी आप ये देखिए कि बांग्लादेश में जो घटनाएं हुई और अब पाकिस्तान ने जिस तरीके से घटनाएं की, और जैसा आपने शुरू में कहा कि हवाई के इक्विपमेंट्स वहाँ पर मिले हैं, सैटेलाइट फोन्स मिले हैं, तो वो भले ही पाकिस्तान से आए थे बट वो बैक्ड बाई चाइना है। और जिस तरीके की इन्वेस्टमेंट्स के प्लान्स चाइना छोटे छोटे देशों के साथ करता है जी, उसका एकमात्र है कि अपने फुटप्रिंट्स वहाँ पर मजबूत करना। जी। तो पाकिस्तान में ऑलरेडी वो इन्वेस्टमेंट कर चुका, बांग्लादेश में भी वो कर चुका, म्यांमार में भी कर चुका, श्रीलंका में उसने काफ़ी कुछ किया। लेकिन अभी मुझे लगता है श्रीलंका में जो सरकार बदली है उसके बाद से परिस्थितियाँ बहुत फेवरेबल चाइना के लिए नहीं है। लेकिन पाकिस्तान तो उनके एहसान के तरह दबा हुआ है जी, और बांग्लादेश भी कुछ मायने में दबा हुआ है, म्यांमार भी। तो चाइना पर्दे के पीछे रह करके ये सारे खेल खेल रहा है ताकि भारत को वीक किया जा सके, क्योंकि इंटरनेशनली अगर आप देखें तो भारत की जो इमेज है वो बहुत ऊंची पहुंच गई है एज कंपेयर टू जो 15 साल पहले थी। तो कहीं तो भी चाइना को इस चीज़ का डर सताता है कि भारत की इकोनॉमी और स्ट्रॉन्ग ना हो जाए। तो भारत की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग ना हो जाए तो उसके लिए
डायरेक्ट युद्ध ना करके जी छोटे छोटे बिट एंड पीसीज में जो इस तरीके के न्यूसेंस क्रिएट कर सकते हैं, जैसे बांग्लादेश हो गया, जैसे पाकिस्तान हो गया, इन लोगों को उकसाना, इनके यहाँ जो अल्ट्राज हैं उनको पैम्पर करना, उनको पैसा देना। अब जो आपने बताया कि इन्वेस्टमेंट है, जी हमें ये कैसे मालूम हो कि जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने जिस प्रोजेक्ट के लिए की है वो इन्वेस्टमेंट उसी प्रोजेक्ट में ही लग रही है? सही बात सर। हो सकता है कि वो पैसा सैफन किया हो और वो आतंकवादी संगठनों को दिया गया हो, हाफिज सईद के द्वारा चलाए जा रहे संगठन, दूसरे और बहुत सारे संगठन वहाँ पर हैं। तो वो जो पैसा आ रहा है चाइना का, विच इज़ अ फ्री मनी जी टू पाकिस्तान और टू बांग्लादेश, दैट माइट बी यूज्ड थ्रू दिस टेरर फंडिंग। और भारत शुरू से कहता आ रहा है कि टेररिज्म जो है वो पूरे विश्व की समस्या है, केवल भारत की समस्या नहीं है। और अब भारत का एक दृढ़ संकल्प है कि इस टेररिज्म को हमें जड़ से उखाड़ना है। वी हैव टू इरेडिकेट इट। उसके लिए जो हमें करना होगा वो हम करेंगे। अगर उसके लिए मान लीजिए पाकिस्तान के साथ युद्ध करना पड़े तो हम करेंगे। हमारी फोर्सेस हमेशा तैयार हैं। इन लोगों ने 1999 में जिस प्रकार का अटैक किया था, उस समय माननीय अटल जी लगभग उसी समय सद्भावना यात्रा बस लेकर के लाहौर गए थे, मित्रता का हाथ बढ़ाने जी। और ठीक उसी समय इनकी फौजों ने कारगिल में हमला कर दिया था। लेकिन हमारी फोर्सेस एकदम मुस्तैद थी, हम लोगों ने डट के मुकाबला किया और इनको पीछे धकेला जी। हमारे भी काफी लोग शहीद हुए उसमें। तो ऐसा नहीं है कि, और अब तो हमारे को बिल्कुल दिखाई दे रहा है सामने कि युद्ध की तैयारी करनी ही पड़ेगी, और उसी की तैयारी में हम लोग लगे हैं। पूरी हमारी फोर्सेस, हमारी मिलिट्री फोर्सेस के अलावा हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, और मुझे लगता है कि हमारी पुलिस फोर्सेस भी, क्योंकि अभी हाल में एक मीटिंग हुई थी सभी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ, उसमें निर्देश दिए गए हैं कि सुरक्षा चौक चौबंद रहनी चाहिए जी। क्योंकि कभी भी कोई घटना दुर्घटना करवाई जा सकती है राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा, और उसके लिए हमें तैयार रहना होगा। बहुत 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 धन्यवाद सर। हमारे दर्शकों का एक और सवाल मेरे को लगता है उठ सकता है, जैसे अभी हाल फिलहाल में ही इस हफ्ते में चाइना मैदान में उतर चुका है सर। चाइना ने जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वैंग ही, उन्होंने पाकिस्तान के साथ हैंडशेक करा और बोला कि हम मिलकर एक मीडिएटर की तरह एक न्यूट्रल रूप से जो टेररिस्ट अटैक हुआ है पहलगाम में, उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और इसको फाइंड आउट करना चाहते हैं। क्या इंडिया साथ देगा? अब मैं आपको ये बताता हूँ कि चाइना ने जो पेशकश की है ये क्यों की है जी। रशिया ने तो नहीं की, अमेरिका ने नहीं की, ब्रिटेन ने नहीं की, फ्रांस ने नहीं की, यूरोप की और किसी कंट्री ने नहीं की। चाइना को क्या आवश्यकता है? ये बहुत बड़ा एक सोचने वाला विषय है, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि चाइना सुओ मोटो मीडिएटर बनना चाहता है, तो भारत को क्यों एक्सेप्ट होगा? क्योंकि चाइना कोई भारत का अलाई तो है नहीं, मित्र देश तो है नहीं। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि हमारा पहले 2.5 वॉर था, वो 3.5 वॉर हो गया। तो चाइना तो 100% पाकिस्तान के साथ ही रहेगा, और हम क्यों उसको एक्सेप्ट करें? सपोज करिए कल चाइना ने ये इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, तो भारत तो कभी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो वो फिर इन्वेस्टिगेशन क्या करने वाले हैं? बगैर भारत के सहयोग के वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। और हम चाइनीज को अपने देश में आकर के हमारे ऊपर हमले का इन्वेस्टिगेशन हमें उनको क्यों देंगे, जिसमें हमें ये अच्छी तरीके से मालूम है कि कहीं तो भी चाइना की बैकिंग के कारण से पाकिस्तान ने ये घटना का अंजाम दिया है, और इससे पहले भी जितनी घटनाओं का अंजाम पाकिस्तान ने किया है उसमें निश्चित रूप से चाइना का एक हाथ है जी। तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू इंडिया। थैंक यू सो मच सर, आपके इतना इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन और एक एनालिसिस ऑन पहलगाम टेरर अटैक, बेसिकली सर चाइना को टारगेट करते हुए कि चाइना का कोई लोगों को पता ही नहीं है कि चाइना का भी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका है।
आपने सभी हमारे दर्शकों को, स्टूडेंट्स को, डिप्लोमेट्स को, ब्यूरोक्रेट्स को बताया कि चाइना का क्या रोल हो सकता है इस पहलगाम टेरर अटैक में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, डीएसए जय हिंद। स्पॉटलाइट पाने के लिए। जय हिंद सभी को। धन्यवाद। जय हिंद।